हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 7 का एक चैप्टर वेट इन द फॉरेस्ट को हम लोग पढ़ेंगे जो कि लिखा गया है धृति के लाहिरी चौधरी के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का जो टाइटल है वेट इन द फॉरेस्ट, इसको समझ लेते हैं लोग कि आखिर हमारा टाइटल कहना क्या चाहता है। तो वेट कहने का मतलब होता है एक वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर वो होता है जो कि जानवरों का इलाज करता है। और यहाँ पे फॉरेस्ट का मतलब जंगल हुआ। तो यहाँ पे पूरे टाइटल का मतलब क्या हुआ, फॉरेस्ट में एक वेटनरी डॉक्टर। अब ये टाइटल कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसको हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे, उसमें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो येलो बॉक्स दिया गया है, इसमें ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, इसको पहले देख लेते हैं लोग। धृति के लाहिरी चौधरी वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड एलिफेंट एक्सपर्ट। तो ये इंग्लिश के एक प्रोफेसर थे और हाथियों के एक्सपर्ट भी थे, मतलब ये हाथियों के बारे में काफ़ी सारा जानकारी रखते थे। He journeyed over thousands of miles in the forests of India studying elephants. तो एलिफेंट्स के बारे में स्टडी करने के दौरान, है ना, एलिफेंट्स के बारे में स्टडी करने के दौरान इन्होंने भारतीय जंगलों में लगभग हजारों मील की दूरी तय की है। ही रोट इन बोथ इंग्लिश एंड बंगाली, ये दोनों लैंग्वेज में लिखते हैं। कौन से? इंग्लिश लैंग्वेज में भी और बंगाली लैंग्वेज में भी। एंड पब्लिश्ड डिफरेंट बुक्स ऑन एलिफेंट्स, और इन्होंने हाथियों पे कई सारी किताबें भी लिखी हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं फ्रॉम पैरा नंबर 1। सो पैराग्राफ 1। In March 1991, the East Medinipur Forest Division in West Bengal sought the help of the Wildlife Wing of the Forest Department. तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो वाइल्ड लाइफ का जो विंग था, मतलब वाइल्ड लाइफ जो सेक्शन था उसका, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, तो उसका मदद मांगा गया था। किसके द्वारा? मेदिनीपुर फॉरेस्ट डिवीज़न के द्वारा, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। और ये इंसिडेंट है कब का? 1991 का, 1991 का। A young elephant accompanied by a herd of more than 50 elephants was injured and could not walk well. यहाँ पे कहा गया है कि एक यंग एलिफेंट कहने का मतलब एक जवान हाथी, जो कि अपने लगभग 50 झुंड के साथ था, है ना, वो क्या हो गया था? इंजर्ड हो गया था और वो अच्छे से चल नहीं पा रहा था। All attempts to drive away the herd were unsuccessful. अब उस झुंड को वहाँ से हटाने में, उस झुंड को वहाँ से भगाने की जितनी भी प्रयास हो चुकी थी, सारे के सारे अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल रहे थे। एज द हर्ड आफ्टर बीइंग ड्रिवन अवे, और जब कभी भी उन झुंड को वहाँ से हटा भी दिया जाता था, ऑलवेज केम बैक टू रेस्क्यू देयर इंजर्ड टीममेट हु वाज लैगिंग बिहाइंड। तो जब भी उन हर्ड्स को वहाँ से हटा दिए जाते थे, तो वे जो हाथियों के झुंड थे, वापस आ जाते थे, है ना, अपने साथी को जो कि इंजर्ड हो गया था उसको बचाने के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए। तो हाथी लोग अपने साथी को वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहते थे, और लोग ये चाहते थे कि किसी न किसी तरह इन झुंड को अलग कर दिया जाए, ताकि वो जो हाथी है वो अकेला हो जाए और उसकी फिर ट्रीटमेंट अच्छे से की जा सके। वी अराइव्ड, अब देखो यहाँ पे वी जो है ना, वी किसको बताया गया है? एक टीम को बताया गया है, जिस टीम को वहाँ पे बुलाया गया होता है उनकी मदद के लिए, है ना। वी अराइव्ड एट द रेस्ट हाउस ऑफ बिशुनपुर फॉरेस्ट। तो ये लोग बिशुनपुर फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में ये लोग पहुँचे। देयर वर 3 ऑफ अस। अब इस टीम में टोटल कितने लोग थे? टोटल 3 लोग थे। SCD, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, मतलब यहाँ पे SCD करके कोई था जो कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन था। अब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का मतलब क्या होता है? आपके बुक में दिया है हेड ऑफ द वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कहने का मतलब स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और वाइल्ड लाइफ विंग का जो हेड होता है उसको यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बताया गया है ना। तो यहाँ पे 3 लोग में ये कौन थे? सबसे पहले SCD थे और ऑफ द स्टेट, और यहाँ पे बताया गया सुभद्रा चौधरी, है ना। सुभद्रा चौधरी कौन थे? ऑफिसर स्पेशलाइजिंग इन ट्रैंक्विलाइजिंग एनिमल्स। तो जो जो सुभद्रा चौधरी थे
वो ऐसे ऑफिसर में थे जो कि हाथियों को ट्रैंक्विलाइज करता है। ट्रैंक्विलाइज करने का मतलब होता है बस में करना, तो ये हाथियों को बस में करने का काम करते थे। एंड आई हैंगर ऑन। और फिर यहाँ पे ऑदर कह रहे हैं कि और मैं क्या था, एक हैंगर ऑन की तरह। हैंगर ऑन कहते हैं पिछलग्गू को, जो कि आपके काम के साथ और आपके साथ हमेशा पीछे पीछे लगा हुआ होता है, लेकिन आपके काम में इसका कोई भी बड़ा रोल, मेजर रोल नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग हैंगर ऑन, पिछलग्गू कहते हैं लोग। यहाँ पे देखो हैंगर ऑन का मतलब दिया है अ पर्सन हु फॉलोज अदर्स, एक ऐसा इंसान जो किसी दूसरे का पीछा करता है इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में, विदाउट हैविंग एनी पर्टिकुलर पार्ट टू प्ले, और उसके पास कोई भी उतना खास काम नहीं होता है उस ग्रुप में करने के लिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग हैंगर ऑन कहते हैं लोग, है ना। ओके, तो यहाँ पे ये टोटल 3 लोग गए थे क्या करने के लिए, वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए। सो पैराग्राफ नंबर 3, इट वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबली हॉट दो इट वॉज ओनली द मिडिल ऑफ मार्च। कहने का मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि वहाँ पे रहना काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो गया था, काफ़ी परेशानी हो रही थी। हालांकि ये जो मौसम था वो क्या था, मार्च का मिडिल मौसम था, मिड सीजन था। द हर्ड एंड द इंजर्ड एलिफेंट वर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और जो झुंड था हाथियों का और जो इंजर्ड एलिफेंट था, ये हमेशा मूव करते रहते थे। Hence, the local forest staff could give us no exact information about its current location, और जिसकी वजह से जो लोकल फॉरेस्ट स्टाफ जो थे वो क्या नहीं कर पा रहे थे, उन हाथियों का एक एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं दे पा रहे थे, है ना। ओके, नाउ वी मूव टू पैराग्राफ नंबर 4। We had just decided to inquire among the villagers when a young man belonging to one of the local tribes approached us and said he knew where the injured elephant was. फिर हमने एलिफेंट वॉज, अब यहाँ पे कह रहा है कि फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग उस हाथी को और उस झुंड को ढूंढेंगे कैसे। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग गांव के लोगों से पूछताछ करेंगे, ताकि गांव के लोग अगर देखे हों तो उनको पता होगा और वे बता सकते हैं। तभी क्या होता है कि गांव का ही जो वहाँ का जो ट्राइब था, वहाँ का जो समुदाय था, उसका एक आदमी हमारे पास आता है और वो हमें बताता है कि वो जानता है कि वो हाथी, वो जो इंजर्ड एलिफेंट है, वो कहाँ पे है। As the animal was unable to move much, the young man was taking cut branches of trees to feed it every day. क्योंकि ये जो हाथी था जो कि काफ़ी बैडली इंजर्ड था, तो ये ज़्यादा हिलडुल नहीं कर पा रहा था, ये चल नहीं पा रहा था। तो ये जो आदमी था वो क्या करता था, पेड़ों से ब्रांचेस काटता था और उस हाथी को रोज़ खाना खिलाता था, है ना। सो वी वेयर इनॉर्मसली इम्प्रेस्ड। तो यहाँ पे हमारे ऑथर कह रहे हैं कि उस इंसान के इस काम को देखकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए थे, इम्प्रेस्ड हो गए थे। इट वॉज एन एरिया दैट वॉज रेगुलरली ravaged बाई वाइल्ड एलिफेंट्स ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन। ravaged कहने का मतलब क्या होगा, आपके यहाँ पे बुक में दिया है, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, क्षतिग्रस्त कर देना। तो ये वो एरिया था जहाँ पे फसल के सीजन में हाथी जो लोग क्या करते हैं, पूरे फसल को डैमेज कर देते हैं, पूरे फसल को एकदम रौंद करके रख देते हैं, उसे बर्बाद कर देते हैं। उसके बावजूद भी ये इंसान क्या कर रहा था, उस हाथी की देखभाल कर रहा था। द वंस टू सफ़र द मोस्ट वर द ट्राइबल पीपल विद देयर स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। वहीं यहाँ पे बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा जिसको तकलीफ होती थी, वो छोटे छोटे वहाँ के कम्युनिटी के किसान हुआ करते थे, जिनके पास ज़मीन बहुत कम होती थी, और ये हाथी लोग उन्हें क्या करते थे, बर्बाद कर देते थे। And yet here was a man, and yet here was a young man looking after an injured elephant. और इन सब के बावजूद भी वहाँ पे एक इंसान था, वही इंसान जो कि इनको इन्फॉर्मेशन देता है कि उसने उस हाथी को देखा है और उसे वो रोज़ खाना खिला रहा था। वही बताया गया है कि उन्हीं में से एक ऐसा किसान, उन्हीं में से एक ऐसा इंसान जिसकी खेत ये हाथी लोग बर्बाद कर देते हैं, फिर भी वो उस इंजर्ड एलिफेंट की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है। वी डिसाइडेड टू ट्रैक द बीस्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। बीस्ट कहने का मतलब जानवर होता है। फिर यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हमने डिसाइड किया कि हम लोग अगली सुबह क्या करेंगे, लोग उस हाथी की तलाश करेंगे, लोग उसे खोजेंगे लोग। Paragraph number 5. Our team was now joined by a veterinary officer. Veterinary officer वही एक डॉक्टर होता है जानवरों का,
who had no previous experience of treating injured elephants, tame or wild. अब यहाँ पे जो वेटनरी डॉक्टर इनके साथ आया है उसके पास पहले से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी हाथी को ट्रीट करने का, चाहे वो टेम हो, चाहे वो पालतू हाथी हो, चाहे वो वाइल्ड हो, चाहे वो जंगली हाथी हो। तो उसने इससे पहले ना ही किसी पालतू हाथी की मदद की थी, उसकी इलाज की थी, और ना ही किसी वाइल्ड हाथी, जंगली हाथी की। तो ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था। The villagers' reports said that the elephant had an injury in one of the front legs. अब जहाँ तक गांव के लोगों का कहना था कि उस हाथी को जो है ना आगे के पैर में इंजुरी है, आगे के पैर में चोट लगी है। टेकिंग इवन वन स्टेप वॉज एगनी फॉर द एनिमल, और इसकी वजह से एक एक कदम लेना उस हाथी के लिए एक बड़े से पीड़ा की तरह है, बड़े से दर्द की तरह है। यहाँ पे एग्नी का मतलब क्या होता है? पेन। यहाँ पे लिखा है ना ग्रेट पेन, बहुत ज़्यादा दर्द को हम लोग क्या कहते हैं? लोग एग्नी कहते हैं लोग। Now we move to paragraph number 6. The next day, our jeep bumped across forest tracks and fields to the spot. अब जहाँ बताया था कि लोगों ने कि हाँ यहाँ पे उन्होंने हाथी को देखा है, तो अगले सुबह इन्होंने जंगल के रास्ते से और खेतों के रास्ते से होते हुए उस स्पॉट पे पहुँचे, उस स्थान पे पहुँचे, where we found that a group of enthusiastic young men had already gathered. जहाँ पे हमने देखा कि उस ट्राइब के, उस कम्युनिटी के बहुत सारे उत्साही लोग जो है ना, enthusiastic लोग पहले से ही वहाँ पे जमा हो गए थे ये सारे प्रोसेस को देखने के लिए कि कैसे उसकी ट्रीटमेंट की जा रही है। यस द इंजर्ड एलिफेंट वॉज देयर, और इन्होंने देखा कि वो जो इंजर्ड एलिफेंट था वो वहीं पे था। ऑल राइट दे सेड, अब यहाँ पे जो पहले से लोग वहाँ पे जो खड़े थे उन्होंने कहा कि वो जो हाथी है वो लगभग ठीक है। बट इट वॉज इन द मिडल ऑफ द हर्ड, लेकिन ये क्या था? सारे हाथियों के झुंड के बीच में था। कौन? ये वाला इंजर्ड वाला जो हाथी था जिसको चोट लगी हुई थी, है ना। तो सबसे पहले इन लोगों के अंदर चैलेंज, इन लोगों के पास चैलेंज क्या था कि उस पूरे हर्ड को, पूरे झुंड को वहाँ से हटाना, फिर उसके बाद में इसकी इलाज करना, क्योंकि उन सभी हाथियों के झुंड के बीच जाकर उसका इलाज करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हाथियों पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर सो पावरफुल। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू सेपरेट द एनिमल फ्रॉम द हर्ड एंड ट्रीट इट। अब यहाँ पे ऑथर बिल्कुल वही बात कह रहे हैं कि ये लगभग असंभव जैसा है कि उस इंजर्ड एनिमल को बाकी झुंड से अलग करना और फिर उसे ट्रीट करना, उसका इलाज करना। तो आखिर किया कैसे जाए? पैराग्राफ नंबर 7 देखते हैं। आफ्टर सम डिस्कशन, थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद, वी हैड अ ब्राइट आइडिया, कह रहा है कि थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया, उसके बाद हमारे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया कि हम क्या कर सकते हैं। इफ़ वी फर्स्ट चेज्ड दी हर्ड अवे, कि अगर हम लोग इस पूरे झुंड को सबसे पहले खदेड़ दें, यहाँ से भगा दें, द इंजर्ड एनिमल वुड श्योरली लैग बिहाइंड, अगर उनके साथ ये इंजर्ड एनिमल भी अगर भागता है तो सारे हाथी तो आगे निकल जाएंगे और ये पीछे रह जाएगा, है ना। लैग बिहाइंड द फ्लीइंग हर्ड, मतलब जो झुंड भाग रहा होगा उसके साथ अगर ये इंजर्ड वाला एलिफेंट भागेगा तो ये सबसे पीछे रह जाएगा। Explaining our plan, we asked the assembled villagers if they would be able to chase the herd away from the spot. तो हमने अपने प्लान के बारे में सारे गांव वाले लोगों को बताया और उनसे पूछा कि क्या वे लोग जो है ना इस जगह से इन हाथियों के झुंड को खदेड़ने के लिए हमारी हेल्प करेंगे। एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स द चेज स्टार्टेड, और फिर कुछ ही मिनट के बाद लोगों ने चेज स्टार्ट करना, मतलब उन हाथियों के झुंड को खदेड़ना शुरू कर दिया। We could hear the herd crashing through the forest. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हमें ये बात और ये चीज़ सुनाई दे रही थी कि कैसे हाथी जो लोग थे, है ना, मतलब जंगल में चीज़ों को क्रैश करते हुए, चीज़ों को दबाते हुए, कुचलते हुए भाग रहे थे, है ना। द चेजिंग पार्टी शाउटिंग एंड ब्रस्टिंग क्रैकर्स, और वो सारे लोग जो उनको खदेड़ रहे थे वो चिल्ला रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे ताकि हाथी भागे वहाँ से। टिल द साउंड डाइड अवे इन द डिस्टेंस, तब तक हम लोगों ने इस बात को सुना, इस चेज को सुना तब तक कि आवाज़ आना बंद नहीं हो गया, तब तक इन लोगों ने उस आवाज़ को सुना। मतलब लोगों ने क्या कर दिया, उन हाथियों के झुंड को वहाँ से खदेड़ दिया, दूर भगा दिया। पैराग्राफ नंबर 8. Our next plan of action was to ask the enthusiastic villagers for help to locate our patient.
हमारा नेक्स्ट प्लान ये था कि हम लोग गांव वालों से कहें कि अब उन्हें क्या करना था, उस इंजर्ड हाथी को ढूंढना था। किसको ढूंढना था? तो गांव वाले को ढूंढना था। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर और सो, लगभग 1.5 घंटे के बाद, है ना, हाफ एन आवर। वही यहाँ पे कह रहा है कि आधे घंटे 1.5 घंटे के बाद क्या हुआ, है ना, 2 बॉयज केम रनिंग अप, 2 लड़के हमारे पास दौड़ते हुए आए, एंड टोल्ड अस दैट दे हैड फाउंड द एलिफेंट, और उन्होंने हमें बताया कि उन्हें वो एलिफेंट मिल गया है। स्टैंडिंग अलोन इन वन कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट, और उन्होंने बताया कि हमने उस हाथी को फॉरेस्ट के, जंगल के एक कोने में खड़े हुए देखा है। Paragraph number 9. We set off for the spot in our jeep with our 2 young friends as guides. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हम लोगों ने उन दोनों आदमियों को अपना गाइड के तौर पे अपने जीप पे बिठा लिया और हम लोग उस जगह के लिए चल पड़े। Another 10 minutes and we were there. मतलब 10 मिनट की यात्रा के बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए? उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे वो इंजर्ड हाथी था। The injured elephant was standing on a slight elevation just across a depression created by a dry stream. अब वो जो इंजर्ड एलिफेंट था वो कहाँ पे था? तो वो खड़ा हुआ था कहाँ पे? एक ढलान पे खड़ा हुआ था, एक एलिवेशन पे खड़ा हुआ था। और ये एलिवेशन, ये डिप्रेशन बना हुआ था किसके वजह से? एक नदी के वजह से। तो एक नदी जो बिल्कुल अब सूख चुकी थी, तो उस नदी ने एक ढलान बना दिया था। उसी ढलान पे ये लोग वो हाथी जो है वो खड़ा हुआ था। ओके, पैराग्राफ नंबर 10। सुब्रता वॉज आस्क्ड टू प्रिपेयर हिज सिरिंज। अब हम लोगों ने कहा कि सुब्रता आप क्या करो, अपने सिरिंज को तैयार कर लो। अब देखो सुब्रता कौन था? वही ट्रैंक्विलाइजर था, हाथी को बस में करने वाला था। हिज एक्सपीरियंस सो फार हैड बीन लिमिटेड टू ट्रैंक्विलाइजिंग मोस्टली मंकीज वेयर टाइम वॉज नॉट ऑफ द एसेंस। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो सुब्रता था, इन्होंने सिर्फ वश किया था किसको? मंकीज़ को वश किया था। मतलब इन्होंने कभी भी बड़े से एलिफेंट को अपने बस में नहीं किया था। तो इनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था किसको? जानवरों को वश में करने का। और यहाँ पे कह रहा है कि टाइम वॉज नॉट द एसेंस, कहने का मतलब कि मंकीज़ को वश करना कोई बड़ी बात नहीं थी, जहाँ पे समय का कोई टेंशन नहीं होता है। यहाँ पे देखो लिखा गया है टाइम वॉज नॉट द एसेंस। वेयर इज दैट? टाइम वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कहने का मतलब जब आप किसी मंकी को बस में करते हो तो वहाँ पे टाइम कोई बड़ा सा फैक्टर नहीं बनता, क्योंकि मंकी काफ़ी आसानी से बेहोश हो सकते हैं, उनको आसानी से बस में किया जा सकता है। ही हैड देयरफॉर नॉट थॉट ऑफ कीपिंग द सिरिंजेस रेडी, और इसीलिए उसने ये इस बात को पहले से नहीं सोच रखा था कि उसे क्या करने चाहिए थे, अपने सिरिंज को रेडी रखना चाहिए, उसने ऐसा नहीं सोचा था। शोइंग एडमायरेबल काम, अब यहाँ पे बताया गया है कि काफ़ी शांति के साथ सुब्रता ने क्या किया? ही स्प्रेड अ क्लॉथ, उसने एक कपड़े को फैलाया। ऑन द ग्राउंड, उसने ग्राउंड पे कपड़े को फैलाया। एंड अरेंज्ड ऑल द मेडिसिन ऑन इट नीटली, और काफ़ी सफाई के साथ सारे मेडिसिन को उसने उस क्लॉथ पे रखा। एंड मैथोडिकली टेकिंग ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, मतलब काफ़ी समय लेकर उसने काफ़ी मेथड के साथ, काफ़ी तरीके के साथ दवा को सब अरेंज किया। पैराग्राफ नंबर 11। Taking care not to alarm the elephant any further, we urged Subrata in hoarse whispers. अब हमने यहाँ पे कहा कि देखो काफ़ी ध्यान से तुम्हें ये काम करनी होगी ताकि एलिफेंट को कोई अलार्म न मिल जाए, एलिफेंट को इस बात की भनक न चल जाए कि हम लोग यहाँ पे हैं। और हम लोगों ने सुब्रता से कहा, होर्स कहने का मतलब रफ होता है काफ़ी अजीब तरह से, और विस्पर कहने का मतलब होता है फुसफुसाते हुए। तो हम लोग सुब्रता से ये सब बात जो है ना काफ़ी जल्दबाजी में और फुसफुसा के कर रहे थे, धीमे आवाज़ में कर रहे थे। बाय दैट टाइम a small crowd had gathered behind us ready with a battery of advices. कहने का मतलब तब तक क्या हुआ कि हमारे पीछे लोगों की एक अच्छी खासी भीड़ लग गई थी, और वे सारे लोग जो है ना अलग अलग तरह के क्या दे रहे थे? सजेशन दे रहे थे। तो यहाँ पे देखो अब बैटरी ऑफ एडवाइस कहने का मतलब क्या होगा? डिफरेंट आइडियाज़ फ्रॉम डिफरेंट पीपल, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के जब आइडियाज़ देते हैं तो उसको क्या कहता है? अ बैटरी ऑफ एडवाइस।
मतलब उनके पास जो भी लोग जमा हुए थे वो बोल रहे थे कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए, है ना। पैराग्राफ नंबर 12, बाय द टाइम सुब्रता वॉज रेडी, तब तक सुब्रता क्या हो गया था, रेडी हो गया था, तैयार हो गया था अपनी दवा के साथ। द फ्राइटेड एलिफेंट हैड बिगन टू मूव, तब तक ये जो हाथी था जो कि काफ़ी डरा हुआ था, ये भी हिलने डुलने लगा था, ये भी मूव करने लगा था। लिम्पिंग विजिबली, और जब भी ये चल रहा था तो लगड़ा रहा था, लिम्प लिम्प कर रहा था, और ये चीज़ें बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। टू मेनी सैल पोल्स, अब देखो सैल पोल्स कहने का मतलब क्या होता है, सखुआ का पेड़, सैल का मतलब होता है सखुआ का जो पेड़ होता है, सखुआ का जो वृक्ष होता है, और जब उसको काटा जाता है तो उसके जो क्या हो जाते हैं, जो पोल होते हैं, जो स्टम्प्स होते हैं, खूंटी होते हैं, वो बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सैल पोल्स कहने का मतलब होगा सखुआ, सखुआ का वृक्ष। So too many sal poles stood between us and the animal for an accurate hit. कहने का मतलब हमारे बीच और उस जानवर के बीच, उस हाथी के बीच बहुत सारे सखुआ के पेड़ थे। इसके वजह से हम लोग एक्यूरेट निशाना उस हाथी पे नहीं लगा सकते थे। सुब्रता वेंट फॉरवर्ड स्लोली, अब सुब्रता को क्या करना पड़ा, काफ़ी धीरे धीरे थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ा। विद हिज डार्ट गन, डार्ट गन क्या होता है यहाँ पे आपके वर्ड मीनिंग में दिया गया है, अ गन दैट शूट्स एन एरो, एक ऐसा गन जिससे बुलेट न निकल के क्या निकलता है, एक एरो निकलता है, कंटेनिंग सम मेडिसिन, और उस एरो में क्या होता है, कुछ मेडिसिन होता है। द एरो would hit the elephant and inject the medicine or tranquilizer into its body, और इस एरो में एक इस तरह का क्या होता है, मेडिसिन होता है, जो कि जब हाथी के शरीर पे, हाथी के बॉडी पे हिट करता है तो वो जो दवा होता है, जो मेडिसिन होता है, उसके शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देता है, डाल देता है, जिससे हाथी क्या हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, वो बस में आ जाता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि सुब्रता अपनी डार्ट गन के साथ रेडी था। एंड आई फॉलो टू प्रोवाइड मोरल सपोर्ट एंड एडवाइस, मोरल सपोर्ट कहने का मतलब, और मैं उसके पीछे पीछे गया क्या करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी हौसला को बढ़ाने के लिए, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 13। सडनली द एलिफेंट स्टॉप्ड, अचानक से क्या हुआ, वो जो हाथी था वो रुक गया। आई क्लोज्ड सुब्रता बाय हिज शोल्डर एंड विस्पर्ड इनटू हिज ईयर्स, मैंने सुब्रता को उसकी गर्दन से पकड़ा, है ना, उसके कंधे से उसे पकड़ा, है ना, और मैंने उसे, यहाँ पे गर्दन नहीं, यहाँ पे शोल्डर है, तो उसको मैंने उसके शोल्डर से पकड़ा, उसके कंधे से पकड़ा, और उसको फुसफुसाते हुए धीमे आवाज में कहा, उसके कानों में फायर, कि अब तुम इसे फायर कर सकते हो। अब केम द डार्ट गन, जैसे ही उसने फायर किया, ये डार्ट गन जो है वो उसके पास आया, हाथी से जाकर टकराया। द एनिमल विंस्ड, अब विंस्ड कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके बुक को देखो, 1 सेकेंड, यहाँ पे नीचे दिया गया है विंस का मतलब। विंस्ड कहने का मतलब होता है मेड अ क्विक एंड स्लाइट मूवमेंट, जब कोई भी चीज़ होता है अचानक से, तो इंसान या जानवर जब एक अचानक से मूवमेंट करना शुरू कर देता है, उसको क्या बोला गया है, विंस्ड बोला गया है। तो यहाँ पे जब वो जो एरो था, जब वो एलिफेंट के बॉडी से जाकर लग रहा है, तो वो हिलने डुलने लग रहा है। विंस स्लाइटली एंड प्रिक्ड बाय द डार्ट, वहीं डार्ट, वहीं एरो के चुभने की वजह से क्विकेंड इट्स पेस, तो जो हाथी है वो थोड़ा सा तेज चलने लगता है। वी क्विकेंड आवर्स अकॉर्डिंगली, और ये लोग भी थोड़ा सा जल्दबाजी में उसको फॉलो कर रहे होते हैं, उसका पीछा कर रहे होते हैं। इन अबाउट 5 मिनट्स इट्स हिंड लेग्स बेंट अंडर इट्स बॉडी, लगभग 5 मिनट के बाद इसका जो हिंड लेग कहने का मतलब जो पीछे का जो पैर है वो नीचे हो गया, झुक गया, और ये अपने बॉडी के ऊपर, इसके बॉडी के नीचे आ गया इसका पैर। एंड देन इट स्लोली फेल ओवर साइडवेज एंड ले ऑन इट्स साइड, और फिर ये क्या हो गया, ये अपने बगल में गिरा, और ये अपने पीठ के बल सो गया, लेट गया। पैराग्राफ नंबर 14, वी अप्रोच्ड द एनिमल एंड क्लोजली एग्जामिन्ड इट्स आइज, हम लोग उस जानवर के पास पहुँचे और उसकी आंखों को एग्जामिन किया। दी ब्रीदिंग वॉज रेगुलर, और उसकी सांस लेने की जो स्पीड थी वो काफ़ी रेगुलर थी। देयर अपियर टू बी नो इमीडिएट कॉज फॉर वरी, अब हाथी को जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चला कि हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा चिंता की बात नहीं थी।
The vet confirmed that the body temperature and the pulse rate were normal for an elephant. अब वो जो डॉक्टर था, वेटनरी डॉक्टर, उसने चेक करने के बाद कहा कि एक हाथी का जो बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए और इसका जो दिल की धड़कन, जो पल्स रेट है, वो जितना होना चाहिए उतना है। तो इसकी पल्स रेट और इसका हार्ट बीट बिल्कुल और इसका जो टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल है। बट देयर वॉज अ फ्राइटेनिंगली लार्ज एबेसेस अराउंड द लेफ्ट नी। कहने का मतलब, लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि उसके लेफ्ट नी पे एक एबेसेस हो गया था, है ना। एब्सेस, इसको क्या पढ़ेंगे लोग, एब्सेस, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं घाव, वुंड। तो उसके लेफ्ट नी पे क्या हो गया था, एक घाव हो गया था। तो ये सबसे ज़्यादा डरावनी बात थी। द वेट गॉट टू वर्क। अब यहाँ पे उस घाव को देखकर, उस वुंड को देखकर जो वेटनरी डॉक्टर था वो अपने काम पे लग गया। अ डीप कट अक्रॉस द swollen पार्ट ऑफ द लेग ब्राउट आउट अ फ्लो ऑफ ब्लैक ब्लड। उस वेटनरी डॉक्टर ने क्या किया, एक बड़ा सा कट लगाया उस फूले हुए उस swollen पार्ट पे जहाँ पे उसको इंजरी हुई थी, और कट की वजह से काफ़ी सारा ब्लैक कलर का ब्लड जो है वहाँ से निकला। There was no other visible injury on the elephant and nothing inside the wound. और फिर उसके अलावा कोई भी अदर इंजरी नहीं दिख रही थी एलिफेंट के बॉडी पे, और उस वुंड के इनसाइड, उसके अंदर भी कोई दूसरी इंजरी नहीं दिख रही थी। The animal must have got injured stumbling over a cut piece of bamboo or a sail stump. अब यहाँ पे वेटनरी डॉक्टर बतला रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये जो एनिमल है, ये जो एलिफेंट है, ये किसी न किसी चीज़ के ऊपर गिर गया है, उससे टकरा गया है ना। वो हो सकता है कि वो बैम्बू के ऊपर गिर गया हो, या किसी सखुआ के पेड़ का जो क्या बोलते हैं लोग, उसकी जो खूंटी होती है उसके वजह से इसे इंजरी हो गई हो। After the necessary treatment of its leg and a shot of long-acting antibiotic, we bandaged the leg. अब यहाँ पे नेसेसरी जो ज़रूरत का जो ट्रीटमेंट था वो करने के बाद और उसको एंटीबायोटिक देने के बाद, लॉन्ग एक्टिंग कहने का मतलब एक ऐसा एंटीबायोटिक जिसका जो असर होता है, जिसका इफेक्ट होता है वो काफ़ी लंबे समय तक होता है। तो वो देने के बाद हमने क्या कर दिया, उसके पैरों को बैंडेज से बांध दिया, उस पर बैंडेज लगा दिए। मोर फॉर विजुअल इफेक्ट, और ये जो बैंडेज जो था ना वो सिर्फ देखने के लिए था, है ना, दैन एज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स इंजुरी। तो ये सिर्फ दिखाने भर के लिए था। वी न्यू परफेक्टली वेल दैट द बैंडेज वुड नॉट स्टे more than a moment once the elephant was on its legs after being revived with the antidote. कहने का मतलब कि हम लोग इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते थे, है ना, इस बात को काफ़ी अच्छे से जानते थे कि अगर एक बार ये हाथी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है ना, और रिवाइव हो जाता है, तो फिर ये बैंडेज जो है ना ज़्यादा समय तक रहने वाला नहीं होता है। रिवाइव्ड कहने का मतलब क्या होता है, ब्राउट बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट। जब ये ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, चलने फिरने लगेगा, तो फिर ये बैंडेज काफ़ी जल्दी उतर जाएगा। पैराग्राफ नंबर 16, वी एक्सपेक्टेड द मेडिसिन्स टू वियर ऑफ एनी मिनट नाउ। अब यहाँ पे कह रहे हैं ऑदर कि हमने एक्सपेक्ट किया था, जो मेडिसिन हमने उसको दिया था उसका असर काफ़ी जल्द अब ख़त्म हो जाएगा। वियर ऑफ कहने का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना। बट द एलिफेंट शोड नो साइन ऑफ वेकिंग अप। लेकिन काफ़ी समय बीत गए, लेकिन उस एलिफेंट ने, है ना, होश में आने का एक भी चिन्ह, एक भी साइन नहीं दिया। as any healthy elephant should do a few minutes after receiving the antidote। जैसे कि बाकी किसी दूसरे एलिफेंट्स को अगर ये ट्रीटमेंट दी गई होती है तो कुछ मिनट्स के बाद उसे खड़ा हो जाना चाहिए था इस एंटीडोट के बाद, लेकिन ये एलिफेंट खड़ा नहीं हो रहा था, ये होश में नहीं आ रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? The ever helpful villagers who were watching us from a distance brought buckets of water from a nearby stream to pour on the drugged animal to keep its body temperature down। अब वो सारे गांव के लोग जो कि कुछ डिस्टेंस से इन सारी चीज़ों को देख रहे थे, वे लोग बाल्टी में भर के बगल की नदी से पानी लेकर आ रहे थे, जिसको हम लोग उसके ऊपर छिड़क रहे थे ताकि उसके बॉडी के टेम्परेचर को डाउन रखा जा सके, जिसको दवा दी गई थी। यहाँ पे ड्रग्ड एनिमल कहने का मतलब एक ऐसा एनिमल जिसको दवा दी गई है। They also brought back the disturbing news that the herd was back and was making quite a bit of commotion just beyond the stream।
अब अपने साथ उन लोगों ने एक और बुरी खबर लेकर आई, मतलब गांव के लोग एक और बुरी खबर लेकर आए और उन्होंने क्या कहा कि इस हाथी के जो बाकी झुंड वाले हैं वो नदी के उस साइड क्या कर रहे हैं, काफ़ी कमोशन कर रहे हैं। कमोशन कहने का मतलब आपके बुक में दिया है अ लॉट ऑफ नॉइज़, काफ़ी हल्ला करना, कन्फ्यूज़न और एक्साइटमेंट, काफ़ी सारा एक्साइटमेंट करना, मतलब भगदड़ मचा के ये लोग रखे हुए हैं नदी के उस डायरेक्शन पे। The elephant, having made a couple of unsuccessful attempts of lifting its head, fell back into a deep sleep, gently snoring. अब ये जो हाथी है इसने कई बार कोशिश की थी अपने अपने सिर को उठाने की, लेकिन वापस उस वो सो जाता था। और इस बार तो वो इतना अच्छे से सो गया कि वो स्नोर भी कर रहा था, मतलब वो क्या बोलते हैं लोग, स्नोरिंग को खर्राटी भी ले रहा था। As responsible managers, we should have stayed around for the moment of its arrival. Revival कहने का मतलब कि एक responsible worker होने के नाते हमें वहीं पे रुकना चाहिए था तब तक जब तक कि वो अपने होश में नहीं आ जाता, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। Unfortunately, there was not one sal tree strong enough to support a मचान, क्योंकि वहाँ पे एक भी सखुआ का पेड़ इतना मजबूत नहीं था कि जिससे एक मचान बनाया जा सके और वो वहाँ पे हमें रोक सके, जिसके ऊपर हम लोग चढ़ के रुक सके। ऑन विच वी कुड स्पेंड द नाइट, मतलब जिस मचान पे हम लोग पूरी रात गुजार सके, ऐसा कोई भी वहाँ पे सैल ट्री नहीं था। क्लियरली इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू स्पेंड द नाइट ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ये बात काफ़ी साफ थी कि हम लोग पूरी रात ज़मीन पे सोकर नहीं गुजार सकते थे, वो भी खास करके कब, with about 50 wild elephants just a couple of 100 meters away, eager to come to the aid of their fallen companion. कहने का मतलब खासकर उस समय पे हम लोग नीचे बिल्कुल भी नहीं सो सकते थे, जब उस बीमार हाथी के लगभग 50 साथी अपने झुंड के साथ इंतजार कर रहे होते हैं कि वे लोग कब आएंगे और अपने साथी को सहारा देंगे। तो हो सकता है कि हम लोग ग्राउंड पे सोएं और ये लोग आकर हमें कुचल डालें, तो इस बात का रिस्क हम लोग नहीं ले सकते थे, ना ही वहाँ पे अच्छे खासे सखुआ के पेड़ थे जिसका हम लोग मचान बना सके, है ना। मचान क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होता है, आप उस पर रात बिता सकते हो और आप जानवरों से इस तरह से सेफ भी रह सकते हो। पैराग्राफ नंबर 19, द हीट एंड आवर पास्ड थ्रोट, पास्ड मीन्स होता है ड्राई, द हीट एंड आवर पास्ड थ्रोट्स फोर्स्ड अस टू टर्न बैक, मतलब गर्मी ने और हमारी प्यास ने, हमारे सूखे गले ने हमें मजबूर कर दिया कि हम वहाँ से वापस आ जाएं। रिलक्टेंटली कहने का मतलब न चाहते हुए भी, वी रिटर्न टू द जीप एंड वेंट बैक टू द रेस्ट रूम, न चाहते हुए भी हम लोग अपने जीप के पास आए और वापस कहाँ पे आ गए, रेस्ट रूम में आ गए। द नेक्स्ट डे टू आवर रिलीफ वी फाउंड दैट द एलिफेंट हैड रिवाइव्ड, अगले दिन हमें ये पता चला कि वो जो एलिफेंट है वो ठीक हो गया है। revived, we found that the elephant had revived during the night and the herd had taken it away, और हमें पता चला कि उनके झुंड जो है उनको उस हाथी को अपने साथ ले जा चुके हैं और वो एलिफेंट काफ़ी अच्छे से ठीक हो गया है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।